देखिए क्लास 12 की फ़िज़िक्स हमारी जर्नी कैसी रहेगी ना, तो जो हमारे पास फर्स्ट चैप्टर रहेगा उसमें हम काफ़ी सारी चीज़ों की डील करने वाले हैं। असल में क्या है ना कि देखो जो आपने 11th क्लास में फ़िज़िक्स पढ़ी है उसमें मोस्टली मोशंस के बारे में था। फर्स्ट जो पार्ट था वो मोशन और ग्रेविटेशन के बारे में। जो सेकंड पार्ट था वो हीट के बारे में था। हीट के बारे में लाइक थर्मल प्रॉपर्टीज़ या तो कहीं कि मैटर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी था। थर्मोडायनेमिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, ये सब चीज़ें थी हमारे पास इंक्लूड। और अब 12th में आपको नेचर की ब्यूटी देखने को मिलेगी। कैसी कैसी ब्यूटी भी देखने को मिलेगी। एक बहुत ही कॉमन प्रोसेस जो आजकल चल रही है वो लोग जानते नहीं हैं। वो ऐसा है कि अगर यहाँ पर सन है मान लो या मून है, उसके आसपास एक रिंग बनी दिखाई देती है। कभी ऑब्जर्व किया है? ये आजकल बहुत कॉमन चल रहा है। ये मैंने भी इसको कई जगह पर नोट किया है। ये इसको हम हेलो बोलते हैं, हेलो। ये प्रोसेस, रेनबो की प्रोसेस। अच्छा, एक आसमान में खूबसूरत रंग बिरंगी लाइट। ऐसा लगता है कि जैसे आसमान में किसी ने खूब सारे कलर बिखेर दिए हो। ये अंटार्कटिका पर हमें देखने को मिलती है, मोस्टली नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पे। आपको ये पिक्चर कैसी देखने को मिलेगी? ऐसी जैसे कि आसमान में अलग अलग कलर के रंग ऐसे फैल रहे हों, ऐसे लहर रहे हों। वो चीज़ क्या है? ऑरोरा बोरियलिस। हमें इसी तरह से इसमें बहुत सारी चीज़ें जो नेचर की फिनोमिना है। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल जो हमारे पास ये फिनोमिना होती हैं जिसमें हम कैपेसिटर। सबसे अच्छा हमारे पास लोग अक्सर ये डाउट पूछते हैं कि जो कैपेसिटर है वो एक ऐसा डिवाइस जो किसी चार्ज को स्टोर करता है, क्या उसका और कोई काम नहीं है? लेकिन मैं ये कहूँगा कि उसका इस दुनिया में अगर यूज़ ना करें हम तो ना हमारी टीवी काम करे, ना हमारा रेफ्रिजरेटर, ना कोई हमारी मशीन ऑपरेट नहीं होगी उसके बिना। इवन हमारा मोबाइल, रेडियो, इसका क्या काम है बेहतरीन, इसको हम पढ़ेंगे एलसीआर में, जब हम पढ़ेंगे इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस। ये इंडक्टर क्या चीज़ था? हमने एक 10th क्लास में सोलेनॉइड पढ़ा है, जो इस तरह की एक डिज़ाइन रहती है वायर की, और उसमें से ऐसे मैग्नेटिक फील्ड पास होती रहती है। पढ़ा ना इसको हमने 10th क्लास में? इसी से मिलता जुलता एक सिमिलर मान लो एक इंडक्टर पढ़ेंगे इसी के जैसा, और यही मान लो इंडक्टर के लिए। तो इस तरह से हमारे जर्नी के काफ़ी सारे पहलू रहेंगे। हम फर्स्ट चैप्टर से डिस्कस करते हैं क्या क्या हमें पढ़ने को मिलेगा। तो आपको फर्स्ट चैप्टर में चार्जेस की प्रॉपर्टी पढ़ने को मिलेगी, जिसमें जब चार्जेस रेस्ट पर होंगे तो उनके साथ लगी हुई फिनोमिना क्या होंगी। जब चार्जेस रेस्ट पर होते हैं मतलब कि चार्जेस स्टैटिक है, तो ऐसे स्टडी को हम कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब मेन हम इसमें ये भी देखेंगे कि देखो चार्ज रेस्ट पर तो है, चार्ज एट रेस्ट, लेकिन रेस्ट पर रहते हुए ये ऐसी क्या प्रॉपर्टी एग्जिबिट करता है जिसको हमें पढ़ना है। तो पहली प्रॉपर्टी है कि जब चार्ज रेस्ट पर है तो उसके दो तरह के नेचर हमें देखने को मिलते हैं। पहला, वो अपने चारों तरफ एक फील्ड बनाता है, एक फील्ड का इफेक्ट। ये फील्ड क्या है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, ताकि इसको इमेजिन कर पाओ। और मैं यही पूरी कोशिश करूंगा कि आप इक्वेशंस को ना देखकर उस इक्वेशन के थ्रू जाओगे, वो माइंड में आने चाहिए। ठीक है? अच्छा, दूसरा, जब चार्ज ये फील्ड बनाता है तो इसकी जो फील्ड होती है वो किसी दूसरे पार्टिकल को फोर्स लगा सकती है, लाइक ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन की तरह। अब फोर्स की वजह से चार्ज अगर मूव करेगा तो उसके मोशन में जितने पैरामीटर आएंगे, वर्क डन, एनर्जी, ये सब हमें पढ़ना पड़ेगा। एक बैटरी, इवन जब चार्ज की स्टडी हमें करनी है तो अभी उसको मूव नहीं कराना हमें, क्योंकि मूव करने से करंट बनेगी। बिफोर करंट ये चार्जेस और क्या प्रॉपर्टी रखते हैं जिससे हमने इसको आइडेंटिफाई किया, और चार्ज होता क्या है। चार्ज से रिलेटेड फर्स्ट चैप्टर में एक प्रिंसिपल आएगी या लॉ आएगा जिसको हम बोलेंगे गॉसेस लॉ। गॉस लॉ बहुत ही फेमस है ये। क्यों फेमस है ये? क्योंकि क्लास 12th में जिसको हम बहुत आइकॉनिक
एकदम जेन्युइन एक हमारे पास इक्वेशंस आएंगी जिसको हम कहेंगे मैक्सवेल्स इक्वेशन। उसमें से उन 4 इक्वेशन में से फिर से मैक्सवेल की 4 इक्वेशन मिलेंगी। उन 4 में से एक इक्वेशन ये इंक्लूड होगी गॉस लॉ की। मैक्सवेल की 4 इक्वेशन में से एक ये, और जब मैक्सवेल की 4 इक्वेशंस होंगी वही पूरी की पूरी क्या है आपकी जो क्लास 12 की फिजिक्स है जिसमें हम फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे पूरा उसी में निपटा हुआ है, क्योंकि इसमें 2 पार्ट है क्लास 12 में, एक फर्स्ट एक सेकंड। तो जो फर्स्ट पार्ट है इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये सब कुछ उसी 4 इक्वेशन में है। जब हम इसको पढ़ते हुए आगे जाएंगे ना तो अच्छा देखिए, इसके आगे जाने से पहले हम इसको कैसे स्टडी करेंगे, हम इसमें कुछ फिनोमिना को ऑब्जर्व करेंगे। जैसे कि अगर यहाँ ये चार्ज पार्टिकल है, हम इसको नोट करते हैं। हमने नोट करना स्टार्ट किया, कैसे स्टार्ट किया, स्टार्टिंग का टाइम क्या होता है t0, है ना। ये हमने जाना था कि 11th में कि जब t = 0 हो तो इसको हम क्या बोलते हैं, हमने किसी फिनोमिना को या किसी भी पार्टिकल को मेज़र करना स्टार्ट किया। स्टार्टिंग का टाइम हमने नोट किया, t = 5 सेकेंड बीत गए, कुछ नहीं होता, लेकिन 6ठे सेकेंड में ये ऐसे भाग देता है, यहाँ से भाग जाता है। अब जब ये यहाँ से भागेगा तो हम ये सोचेंगे ऐसा क्यों हुआ, पहला। दूसरा, जब ये भाग के गया तो क्या ये एक्सेलरेट होके गया या एकदम कांस्टेंट स्पीड से गया, क्योंकि ये दोनों बातें बहुत ज़रूरी हैं। कांस्टेंट स्पीड का क्या मतलब है कि इस पर कुछ एक्शन फोर्स का नहीं हुआ, ये चल रहा है नहीं चल रहा है एक ही बात। लेकिन अगर ये एक्सेलरेट करता हो जाएगा, और एक्सेलरेट की मीनिंग 11th में पढ़ा हमने कि इसकी स्पीड बढ़ती हुई जाएगी तो ज़रूर कोई ना कोई फोर्स होगी, और फोर्स अपने आप थोड़ी ना लगती है, कोई ना कोई रीज़न होगा इसका। तो हमें इसी तरह से पढ़ना है। लाइक जैसे कि एक क्रिमिनल केस सॉल्व करना है हमें, CID है ना बनकर उस तरह से। तो फर्स्ट चैप्टर में आपको ये सब फिनोमिना फोर्स के बारे में ये सब मिलेगा। सेकंड में क्या मिलेगा आपको, ये फर्स्ट चैप्टर में। सेकंड में आपको मिलेगा कि जब हम चार्जेस को एक जगह रखते हैं तो उसको हम अगर एक जगह पर स्टोर करते जाएं तो क्या होगा। क्या स्टोर करना आसान है, ये कुछ काम करना पड़ता है। देखो जैसे कि अगर एक नेचर हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि लाइक एक जैसी चीज़ें आपस में एक दूसरे को पसंद नहीं करती। मैग्नेट से कई बार हम खेलते हैं ना, नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल कभी पास नहीं आते। इसी तरह से चार्ज के पास भी कुछ प्रॉपर्टी होगी। मैग्नेट में नॉर्थ नाम दिया तो चार्ज में प्लस और माइनस नाम दिया। अगर हम एक जगह पर प्लस को रखें फिर दूसरा प्लस लेकर आए तो वो प्लस इसको आने नहीं देगा, और हमें इस यहाँ तक लाने के लिए काम करना पड़ेगा। ऐसे ही बहुत सारे होते जाएंगे। यहाँ पर मैंने 1000 बांध दिए। अब ये 1000 में इतनी ताकत है कि एक दूसरे को बड़ी बुरी तरीके से धकेल रहे हैं। अगर मैं एक और पार्टिकल लेकर आऊँ, इस अकेले को ये 1000 ऐसे धकेलेंगे जैसे कि ये रॉकेट की तरह जाएगा। और इसी को हम क्या बोलते हैं कि हमको करंट लग गया, हमारी बॉडी करंट की वजह से जल गई। ये बड़े बड़े ट्रांसफार्मर पे क्या लिखा रहता है, इतने वोल्ट खतरा, उसके पास मत जाओ। वोल्ट का क्या मतलब है, यही कि हमने कितने चार्जेस को यहाँ बांधा और उनके पास कितनी ताकत है एक दूसरे को धकेलने के लिए। यही तो होती है टेंशन, वोल्ट। इसमें हमें यही पढ़ने को मिलेगा, वोल्टेज, टेंशन। इवन इसमें एक चीज़ और, चार्ज को जब हम स्टोर करते हैं तो उसमें एक चीज़ और पढ़ने को मिलेगी, कैपेसिटर, एक डिवाइस, कैपेसिटर। अच्छा, जो चार्जेस से ये फील्ड एग्जिबिट होती है, इस फील्ड पे जो हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बहुत असर डालेगी हमारा इसके प्रिंसिपल पे। इसको हम बनाते हैं क्योंकि ये डिवाइस है, एक छोटा छोटा डिवाइस फैन में लगता है हमारे। ये एक ऐसा डिवाइस जिसको हम बनाएंगे, इसको बनाते वक्त काफ़ी सारी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है कि ये फील्ड है तो मीडियम कौन सा, क्योंकि ये फील्ड मीडियम की प्रॉपर्टी है। मीडियम से ये अफेक्ट पहुंचता है, इसको कैसे पहुंचता है, लेट्स वी विल सी। फिर से ग्रेविटेशन फील्ड, अगर हम 2 मासेस को स्पेस में ले जाएं और वही डिस्टेंस रख के, वही मास रख के पानी में लाएं तो कोई असर नहीं पड़ेगा, और वही डिस्टेंस रख के, वही मास रख के अगर हम किसी आग में ले जाएं कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन
फील्ड जो मैग्नेट और चार्ज की वजह से आती है उसको असर पड़ता है मीडियम कौन सा है। अच्छा, थर्ड में क्या पढ़ने को मिलेगा? तो थर्ड का नाम होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी। नाम से ही पता चल रहा है करंट, जिसमें चार्जेस मूव करेंगे, जिसमें चार्जेस मूव करेंगे तो वो करंट इलेक्ट्रिसिटी। उसमें चार्जेस जब मूव करेंगे तो करंट बनेगी, रेजिस्टेंस पढ़ना पड़ेगा, उसकी फिनोमिना में पढ़नी पड़ेगी। और ये कोई छोटा मोटा चैप्टर नहीं होगा, इसी में ही बहुत सारी प्रॉपर्टी आने वाली है। जैसे रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन, और कॉम्बिनेशन में हमारे पास सीरीज, पैरेलल, मिक्स कॉम्बिनेशन, इनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। इसका मैं तरीका बताऊंगा। अच्छा, इसके साथ लगा हुआ हमारे पास कुछ डिवाइसेस आते हैं। जैसे हमारे पास आएगा एक व्हीटस्टोन ब्रिज। ये डिवाइस होते हैं जो इन्हीं की प्रिंसिपल पे काम करेंगे। जैसे कि हमने रेजिस्टेंस को जोड़ दिया, हमने इसको कॉम्बिनेशन को सॉल्व कर दिया, तो जब कॉम्बिनेशन को सॉल्व करेंगे तो एक पर्टिकुलर रिजल्ट मिलेगा। उस रिजल्ट के प्रॉपर्टीज हम डिवाइस बनाएंगे। पोटेंशियोमीटर, वोल्टेज नापने वाला डिवाइस। लेकिन आजकल वोल्टेज नापने के लिए हम पोटेंशियोमीटर यूज़ नहीं करते, मल्टीमीटर लिया, उसमें करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस सब नाप लेते हैं। अच्छा, और ज़रूरी बात जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसमें मैं आपको खासकर फोकस कराऊंगा, क्योंकि वो फोकस के लिए इसलिए है, उसका डिफरेंस जो हम पढ़ेंगे वो बहुत ही कम हमें नोन होता है, लोगों को ज़्यादा पता नहीं होता इसका आइडिया। और वो होता है किरचॉफ्स लॉ के बारे में, कि वो लोग अप्लाई तो करना जानते हैं कि एक सर्किट बना रहेगा, उसको किरचॉफ्स लॉ लगाओ, सॉल्व कर लो। लेकिन सॉल्व करते वक्त हमें कुछ बातें ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा हमें नोट करने वाली हैं, क्योंकि इसी बात का एक इनकाउंटर हमें मिलेगा जब हम पढ़ेंगे एसी चैप्टर, अल्टरनेटिंग करंट वाला। अल्टरनेटिंग करंट वाले पे कैसे आगे हमें अभी डिस्कस करते हैं। ये जो मैं किरचॉफ्स लॉ बता रहा हूँ, इसको इनकाउंटर करना पड़ेगा एसी वाले चैप्टर को। किरचॉफ्स और माइकल फैराडे, इन दोनों को लेकर एक टसल थी, जिसमें हमें पढ़ना पड़ेगा कि किरचॉफ्स लॉ केवल इस कंडीशन पे काम करता है, और जब माइकल फैराडे की जो कंडीशन है उसको लेकर आते हैं वो काम नहीं करता। ऐसी ऐसी चीज़ें पढ़ने को मिलेगी, बहुत खूबसूरत डिवाइस है। हाँ, इसके बाद फोर्थ चैप्टर, नेचर की ब्यूटी इसी में छुपी हुई है, ऑरोरा बोरियलिस, क्योंकि इसमें मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी आएंगी। सबसे खास साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन क्या? पार्टिकल एक्सेलरेटर। पार्टिकल एक्सेलरेटर पे मैं आपको जोर क्यों दे रहा हूँ मैं? क्योंकि पार्टिकल एक्सेलरेटर हमारे जो अब तक बना है सबसे बड़ा एक्सेलरेटर पार्टिकल का। पार्टिकल एक्सेलरेटर का मीनिंग क्या है? तो इसके नाम में ही मीनिंग छुपी है, पार्टिकल एक्सेलरेटर, जो पार्टिकल को एक्सेलरेट कराए। जो पार्टिकल को एक्सेलरेट, मतलब कि एक चार्ज पार्टिकल है उसको एक्सेलरेट करा के, एक्सेलरेट मतलब स्पीड को बढ़ा के, है ना, कि एक्सेलरेट का मीनिंग क्या? स्पीड को बढ़ाकर। तो पार्टिकल की स्पीड बढ़ाएंगे और बढ़ाएंगे और बढ़ाएंगे, और उसकी स्पीड को लाइट की स्पीड का 99.99% तक ले जाएंगे, 99.99% तक। और लाइट की रफ्तार कितनी है? वी नो इन 1 सेकेंड इट इज़ 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, और मीटर में 10⁸। तो लाइट की रफ्तार के करीब ले जाएंगे। और जब कोई पार्टिकल लाइट की रफ्तार के करीब जाएगा तो उस टाइम पर हमारी फिजिक्स बदल जाती है। फिर हम जो अभी फिजिक्स पढ़ रहे हैं वो काम नहीं आती, हम पढ़ते हैं उस टाइम पर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। और ज़रूरी बात क्या, हम जो इसमें पढ़ेंगे ना कि एक चार्ज यहाँ, एक चार्ज यहाँ पर, इन दोनों में जो फोर्स लगेगी वो फोर्स कैसी होने वाली है? तो आंसर कि यहाँ एक चार्ज, यहाँ पर एक चार्ज, इस चार्ज को दोनों कनेक्ट है। किससे कनेक्ट है? फील्ड से। इसने इसको पकड़ा हुआ है फील्ड के थ्रू, इसको हिलाते हैं तो तुरंत ये हिल जाएगा। तुरंत का मतलब क्या बोलते हैं इसको? तुरंत का मतलब कि ये जितनी भी दूरी पर है इन पे एक्शन इंस्टेंट हो रहा है। एक्शन मतलब फोर्स इंस्टेंट हो रही है, इसको पढ़ेंगे हम एक्शन एट अ डिस्टेंट। जब हमने 11th पढ़ा ना ग्रेविटेशन के बारे में, कि कोई भी फोर्स इंस्टेंटेनियस नहीं हो सकती। हमने जाना था ना कि इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या है, फिर से एक बार डिस्कस करते हैं। हमने देखा था 11th में कि ये सन है
और ये अगर अर्थ मान लें तो लाइट को आने में सन से अर्थ पर 8 मिनट लगते हैं। लेकिन हमने ये भी पढ़ा था कि जब लाइट को आने में 8 मिनट लगते हैं तो न्यूटन के अकॉर्डिंग इन दोनों के बीच में जो फोर्स है वो कैसी है? इंस्टेंटेनियस, एक्शन एट अ डिस्टेंस, एक्शन एट अ डिस्टेंस। लेकिन ये जो फोर्स है, जब न्यूटन ने कहा कि ये एक्शन एट अ डिस्टेंस है तो आइंस्टीन को ये बात पसंद नहीं आई थी। यस, उनको ये बात पसंद नहीं आई थी, तो उन्होंने कहा कुछ भी इंस्टेंटेनियस नहीं होता। जिस तरह से इसमें कुछ भी इंस्टेंटेनियस नहीं है, उसी तरह से चार्ज में भी कुछ भी इंस्टेंटेनियस नहीं होता। चार्ज को भी कम से कम लाइट की रफ्तार के थ्रू यहाँ से वहाँ पर इंफॉर्मेशन भेजनी पड़ेगी ताकि वो फोर्स लगे और पार्टिकल खींच कर आए। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पार्टिकल और दूर दूर मतलब जितनी दूरी इनकी है इतनी दूर दूरी पर पार्टिकल है, एक ने फोर्स लगाई तो दूसरा हिल जाएगा। इंस्टेंट नहीं हिलेगा। इट विल टेक एटलीस्ट 8 मिनट, कम से कम 8 मिनट, जब लाइट की रफ्तार से वो प्रोपेगेट करेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि हम ये आइंस्टीन की थ्योरी पे कैसे आ गए? कैसे आ गए? यही बात को हम जब कैरी करेंगे सेकंड पार्ट में, वो पूरी की पूरी बात इसी के ऊपर बेस्ड है, सेकंड पार्ट। लेकिन सेकंड पार्ट से पहले हम फोर्थ पे और थोड़ा जोर देते हैं। तो फोर्थ में हम सीखेंगे कि जो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, एटम बॉम्ब जब बनाते हैं, उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। इतनी हीट होती है कि अगर वो किसी मेटल में अगर हीट जाए, उसको मेटल को पिघला दे, इतनी ज़्यादा हीट है। और ऐसा हम कौन सा मेटल ले जो उस हीट को संभाल ले? कोई नहीं है। तो हम उसकी हीट को और चार्जेस को मैग्नेटिक फील्ड में, हवा के अंदर मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर करके रख लेते हैं। ऐसे जैसे हवा है ना यहाँ पर, इसके अंदर चार्ज पार्टिकल को फंसा लेंगे। ये चार्ज पार्टिकल फंसेगा कैसे? ये फंसेगा बिकॉज ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी से। जैसे इलेक्ट्रिकल फोर्स जब लगेगी, इलेक्ट्रिकल फोर्स मतलब एक चार्ज दूसरा चार्ज, इनके बीच में जो फोर्स लगेगी इलेक्ट्रिकल, वो फोर्स एक दूसरे को एक्सेलरेट कराएगी। और मैग्नेटिक फोर्स जो लगेगी वो पार्टिकल को एक्सेलरेट नहीं कराएगी, वो केवल उस पार्टिकल को रोटेट कराएगी। और इसी रोटेशन की वजह से वो ट्रैप हो जाएगा पार्टिकल। ये जिसको हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट। इवन इससे भी खूबसूरत प्रोसेस, हमारे पास चार्जेस बहुत छोटे छोटे होते हैं, इतने कि हम देख नहीं सकते, लेकिन एक प्रोसेस आएगी हमारे पास, उसको बोलेंगे मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट, उसी को, और जिसमें चार्ज को स्टोर कर लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी से, वो कहलाएगी मैग्नेटिक बॉटलिंग। तो मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट में, कन्फाइन का मतलब कि इसको हम सीमित कर देते हैं, जैसा पार्टिकल हम चाहते हैं वैसा पार्टिकल हमें मिल जाए, ऐसे हम एक सेटअप लगाएंगे। और इस सेटअप पॉसिबल कैसे होता है? ओनली बिकॉज ऑफ जो हम नई प्रॉपर्टी पढ़ते जाएंगे। और ये सब पढ़ने के बाद जब हम 5th चैप्टर में एंटर करेंगे तो वहाँ पर आपको दिखेगी वो दुनिया जो मैग्नेट की वर्ल्ड है, मैग्नेट का वर्ल्ड। उसको पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म, कि मैग्नेट का ऑरिजिन क्या है, मैग्नेट की प्रॉपर्टी क्या होती है। जो हम मैग्नेट की बात करते हैं कि अगर मेरे पास ये एक आयरन है तो इससे अगर मैग्नेट चिपकाएं तो चिपक जाता है ये, और अगर मैग्नेट को ऐसे रब कर दें और मैग्नेट हटा लें तो इसको ऐसे चिपकाएं तब ये भी मैग्नेट बन जाता है। हमने देखा है कि अगर एक आयरन नील लेते हैं, लोहे की कील, उसमें मैग्नेट को रगड़ दो, फिर मैग्नेट हटा दो, तो वो कील भी मैग्नेट बन जाती है। यही प्रॉपर्टी पढ़ने को मिलेगी कि मैग्नेट बनने की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। उसके बाद जो स्टूडेंट सबसे ज़्यादा दिक्कत समझते हैं वो है 6th चैप्टर, ऑल्टरनेटिंग करंट। लेकिन बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल चैप्टर है ये, क्योंकि इसी में हम क्या पढ़ने वाले हैं, वो चीज़ जो हमें इलेक्ट्रिकल फिनोमिना को अच्छे से समझाएगी। इलेक्ट्रिकल फिनोमिना कहें तो जो हमारे लाइफ में आसपास हो रहा है, डिवाइस कैसे काम कर रहे हैं, उसको बनाना हो गया, स्पीकर को, क्योंकि हम मोस्टली प्रैक्टिकल करना पसंद करते हैं, तो वो चैप्टर उसी में हेल्प करेगा समझने के लिए कि ट्रांसफॉर्मर, हाँ, ये टीवी कैसे काम कर रहा है, इसमें ऐसी क्या चीज़ लगी है खास जिससे इसकी आवाज़ बढ़ती है, चैनल बदल जाता है, ये सब चीज़ें।
एसी में पावर से लेकर एवरीथिंग, कि एक मशीन लेकर आए, उसकी पावर इतनी कम है, पावर को बढ़ाना चाहें तो मतलब दिमाग से पढ़ना पड़ेगा हमें, क्योंकि हमें इसमें प्रैक्टिकल करने को मिलेगा। उसके बाद आता है आपके पास 7th चैप्टर, उसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और यही वो चैप्टर है जिसकी मैं बात करता हूँ, माइकल फैराडे की दुनिया। 10th क्लास में हमने पढ़ा ना कि अगर एक कॉइल की बात करते हैं, यहाँ पर एक कॉइल है, इसको हमने गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया। गैल्वेनोमीटर क्या, वो डिवाइस जो करंट को सेंस करता है, मेज़र नहीं करता, सेंस। तो हमें पढ़ते हैं कि इसको मेज़र करता है। ये क्यों नहीं कर सकता मेज़र, वी विल डिस्कस। यहाँ पर एक मैग्नेट को लेकर आए, इसके आगे पीछे मूव कराते थे तो इसमें करंट बनती थी, और यही वो है दुनिया जिसको हम पढ़ेंगे माइकल फैराडे। और इस दुनिया पे किरचॉफ्स लॉ काम नहीं करता। क्यों नहीं करता, अब थोड़ा डिस्कस कर सकता हूँ मैं। किरचॉफ्स लॉ में बैटरी से करंट जाती है, और इसमें करंट कैसे जाती है, इंड्यूस होती है मैग्नेट को मूव कराने से, विदाउट बैटरी। तो इसकी दुनिया और माइकल फैराडे जो हमने किरचॉफ्स लॉ बात की थी, वो दुनिया अलग अलग हो जाएगी। और इसमें क्या है, इंडक्शन हो रहा है, इंड्यूस, इसका मैग्नेट से इसमें करंट पैदा हो रहा है, इंड्यूस हो रहा है, तो इसलिए इसका नाम क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसी के बारे में पूरा डिस्कस है। फिर आता है आपके पास 8th इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और वो चैप्टर बहुत ही खूबसूरत है। क्यों, क्योंकि उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हमें लाइट की प्रॉपर्टी, और लाइट ही वो चीज़ है जिसकी वजह से पूरी की पूरी जंग छिड़ी हुई है। आज दुनिया में जितनी भी थ्योरीज लिखी जा रही हैं वो लाइट को लेकर ही है। इवन लाइट को लेकर एक थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बनाई गई, और उसके बेसिस पर ग्रेविटी की थ्योरी, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, वो सब कुछ इसी में लिखा हुआ है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या क्या प्रॉपर्टी रखता है, वी विल सी। लाइक अगर मैं आपसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करूं, उसमें उसकी वेवलेंथ, जो हमारे पास सन से लाइट आती है, रेडिएशन जो चल के आता है हमारे पास, तो जो रेडिएशन हमारे पास आता है वो उस रेडिएशन के पास एक प्रॉपर्टी है कि इट प्रोपेगेट्स लाइक अ वेव। अभी तो मैं बोल रहा हूँ वेव, आगे चल के मैं बोलूँगा वेव नहीं है, फिर आप बोलोगे झूठ क्यों बोला। मैं आपको इसका भी कारण बताऊँगा। अभी मैंने क्या बताया कि जो रेडिएशन आ रहा है उसके पास क्या प्रॉपर्टी है, इट प्रोपेगेट्स लाइक अ वेव। और कोई भी रेडिएशन के लिए हम मूव वर्ड नहीं लगाते, मूव मतलब चलना, वो वर्ड नहीं लगाते, प्रोपेगेट। फिर इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से हम जब पढ़ेंगे तो इसमें मैक्सवेल की इक्वेशन आएंगी, और इसमें हम पढ़ेंगे कि जब कैपेसिटर यहाँ पर है, यहाँ पर कोई भी लोहा या कंडक्टर नहीं है। कंडक्टर क्या होता है, जो करंट को चलने देता है। कंडक्टर मतलब कोई तार जिसमें से करंट जाती है। यहाँ कोई भी कंडक्टर या तार नहीं है, तो भी यहाँ पर करंट मिलती है। कैसे मिल सकती है, तो बहुत ही कमाल की चीज़ है ये सब। तो इसको डिस्कस करते हुए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, इसकी वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, कैसे प्रोपेगेट करती है, इसका नेचर कैसा है, सब चीज़ें, लाइक वेव की जो प्रॉपर्टी होती हैं। फिर हम आ जाएंगे अपने सेकंड पार्ट पे, और ये सेकंड पार्ट अभी स्टार्ट होता है जो सबसे ही खूबसूरत है। सेकंड पार्ट में हमें जो मिलेगा पढ़ने को वो क्या होगा, ऑप्टिक्स। 9th में ऑप्टिक्स, जो 9th चैप्टर है वो ऑप्टिक्स का, 10th भी ऑप्टिक्स का। और ऑप्टिक्स मतलब जिसमें हम लाइट से रिलेटेड, वेव से रिलेटेड फिनोमिना पढ़ते हैं, जैसे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ट्रांसमिशन तो खैर हमारा 11th में था, थर्मोडायनेमिक्स में, थर्मल प्रॉपर्टीज़ में। इसमें रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्रैक्शन होगा, डिस्पर्जन होगा, डिफ्रैक्शन होगा, ये सब चीज़ें लाइट से रिलेटेड। उसके फॉर्मूला बनेगा, मिरर फार्मूला, लेंस के बारे में, ये सब चीज़ें। फिर 10th में आपको वो मिलेगा जिसने पूरी की पूरी दुनिया बदल दी थी एक बार। मतलब कहने का ये कि 10th जो चैप्टर है वो है वेव ऑप्टिक्स का। और वेव ऑप्टिक्स में कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट आएंगे जिन्होंने एक फिजिक्स में नया रिवॉल्यूशन लेकर आए थे। उसमें से एक होगा हमारे पास यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, एक नया रिवॉल्यूशन, एक नई
फिजिक्स को जन्म दिया था, और इसके आते ही कई सारे साइंटिस्ट की बोलती बंद हो गई और एक नई दुनिया क्रिएट हुई थी। क्यों? ये है क्या? ये एक्सपेरिमेंट ये दिखाएगा कि देखिए, जिस लाइट को हम मानते हैं, जैसे सोचो कि अगर मैं एक पार्टिकल को लेता हूँ, पार्टिकल को अगर फेंकता हूँ, पार्टिकल मतलब जिसके पास मास है, उसको अगर इस पर फेंकता हूँ मैं, तो वो यहाँ पर आएगा। यहाँ से फेंकूंगा तो यहाँ पर आएगा, है ना। अलग अलग टाइम पर फेंकेंगे तो वो अलग अलग जगह पर आएगा। लेकिन क्या इसको मैं यहाँ से अगर फेंकता हूँ, ये क्या एक ही टाइम पर यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर सब जगह आ जाएगा? नॉट पॉसिबल। ये एक टाइम पर 10 जगह कैसे हो सकता है? और इस चीज़ को लेके ना आज हमारी पूरी की पूरी जो वर्ल्ड है साइंटिस्ट का अभी जो चल रहा है, लाइक नासा में, इसरो में, इन्हीं को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। अच्छा, 2015 के आसपास, शायद आपने न्यूज़ सुनी हो या ना सुनी हो, मैं बता देता हूँ। एक न्यूज़ आई थी जिससे आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ ग्रेविटी वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई। और वो न्यूज़ ये थी, इस स्पेस में एक वेव बन के आई थी जहाँ पर कुछ भी नहीं है। जहाँ कुछ भी नहीं है वहाँ वेव कैसे आ सकती है? तो स्पेस में आइंस्टाइन की थ्योरी ये कही थी कि देखिए, स्पेस में जब ब्लैक होल बनेगा, हाँ ब्लैक होल से रिलेटेड हम पढ़ेंगे 12th में, ब्लैक होल बनेगा तो उसके बनने या फटने की वजह से सन के जो सन ब्लास्ट होता है ना, सुपरनोवा, हमने 11th में पढ़ा था ना, सन का ब्लास्ट सुपरनोवा, तो उसके बनने से एक वेव बनेगी स्पेस में जिसका नाम होगा ग्रेविटेशनल वेव। और मैं आपको इस पर फोकस क्यों करा रहा हूँ? वो इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि ग्रेविटेशनल वेव जब हमें मिली थी और जिन्होंने डिटेक्ट किया था इसको, उन 3 साइंटिस्टों को नोबेल प्राइज़ मिला था सिर्फ डिटेक्ट करने पे ग्रेविटेशनल वेव। और जब ये डिटेक्ट कैसे हुई थी, इसको पढ़ोगे आपको बड़ा मज़ा आएगा कि ऐसा ही हो सकता है। ये ऐसा हुआ था जिसने कैसे कि लोगों ने विश्वास नहीं किया कि स्पेस तो खाली है तो वेव कैसे बनेगी, तो किसी ने ऐसी मजाक में, टाइम पास में, इस सेटअप से बना हुआ एक एक्सपेरिमेंट खोल दिया। वैसे वो सेटअप में ये नहीं था, उसमें एक फिनोमिना थी इंटरफेरोमीटर, ये भी हम पढ़ेंगे। इंटरफेरोमीटर, इसमें क्या होता है अभी बताता हूँ मैं। उन्होंने मजाक में इससे बना हुआ एक डिवाइस खोल दिया और लगा के छोड़ दिया। उन्होंने नोट किया कि जिस टेक्निक से वो इसको डिटेक्ट करना चाहते थे वो हो भी गई। वो कैसे हुई थी जब हम पढ़ेंगे इसमें, एक आएगा डार्क फ्रिंज, एक आएगा ब्राइट फ्रिंज। जहाँ पर लाइट मिल रही है वो ब्राइट, जहाँ नहीं मिल रही है वो डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क। एक बात जो फोकस करता हूँ मैं वो ये, उनको कैसे पता कि वो वेव थी? तो वेव एक वेव है, ये हम कैसे पता करें? इसी को पता करने के लिए ये वो एक्सपेरिमेंट होता है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ये और ये क्या करता है, ये एक लाइट को जो एक नेचर वाली होती है उसको वो 2-3 जगह पर स्प्लिट कर देता है और फिर वो टकरा के शीशे से वापस आती है। जब वो टकरा के वापस आती है तब इसका सेटअप लगाते हैं, फिर हमें वो वेव ब्राइट डार्क ऐसे मिलती है। उसको पढ़ते हैं फ्रिंजेस। ये बहुत ही खूबसूरत है, ये इसी पे पूरी दुनिया काम कर रही है और डिटेल में पढ़ेंगे इसको हम। अच्छा, फिर 11th चैप्टर में एक ऐसी चीज़ आती है जो कि हज़म होती ही नहीं है किसी को भी। कैसे नहीं हज़म होती है? क्योंकि 11th चैप्टर का नाम ही कुछ ऐसा है जिसको आप सुन के बोलोगे क्या है ये, पॉसिबल ही नहीं है। और उसका नाम है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। ये 11th चैप्टर का नाम है। क्यों हजम नहीं होगा इसमें? देखो इधर क्या है ये, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। मैटर का 2 नेचर। क्या नेचर होते हैं हमारी दुनिया में? हमारी दुनिया में नेचर 2 तरह से रूप लेता है। पहला रूप लेता है वो किसी भी मास का, मैटर का रूप, और दूसरा रूप लेता है रेडिएशन का।
ये हम अलग अलग पढ़ते हैं, रेडिएशन को अलग, मैटर को अलग। लेकिन जब 11th पढ़ेंगे तब हम ये सुनेंगे कि ये दोनों रूप एक ही है। कहने का क्या मतलब, ये जो पार्टिकल है अभी तो इसके पास मास है, लेकिन अपने पास ये वेव वाला नेचर भी रखता है। ये वेव का नेचर क्या है, रेडिएशन का नेचर। इसके पास वेवलेंथ होती है, ये अलग अलग तरीके से अपना नेचर शो करता है। जैसे हमने ये जाना कि एक पार्टिकल एक टाइम पर एक जगह होगा। अच्छा सोचो, ये जो रेडिएशन है इसमें क्या हम पढ़ेंगे, वेव के बारे में ना। और वेव में क्या जाना हमने, वेव में हमने जाना कि ये एक टाइम पर ब्राइट डार्क ऐसा बनाएगी, एक टाइम पर 3-4 जगह आती है। और यही बात लोगों को जो हजम नहीं होती वो यहाँ पर नहीं हजम होती, जब मैटर से, इलेक्ट्रॉन से एक एक्सपेरिमेंट पढ़ोगे, कॉम्पटन, डेविसन जर्मर, ऐसे एक्सपेरिमेंट में आप ये पढ़ोगे कि इलेक्ट्रॉन भी ब्राइट डार्क ऐसा नेचर शो कर रहा है। यू विल बी कंफ्यूज्ड कि एक इलेक्ट्रॉन एक टाइम पर एक ही जगह तो होगा, कि 2 जगह कैसे आ गया, 3 जगह कैसे आ गया। ये बात बहुत रहस्यमयी है जिसको सॉल्व करना है, रिसर्च करनी है, ये कैसे हो सकता है। लोगों ने इसको देखा और इसको एक्सेप्ट कर लिया कि देखिए पार्टिकल के पास भी ब्राइट डार्क वाला नेचर है, और एक वेव जो बहुत ही कमाल, उसके पास ये वाला नेचर है। कहने का मतलब क्या, आप पढ़ोगे एक बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सुना कभी इसके बारे में, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये जो हमारे सोलर पैनल काम कर रहे हैं ये इसी प्रिंसिपल पर। और इसमें हम ये पढ़ेंगे कि लाइट जो रेडिएशन चल के आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इट कैन अप्लाई फोर्स, प्रेशर लगा सकती है लाइट वेव प्रेशर लगा सकती है। और प्रेशर लगाने का काम, फोर्स लगाने का काम केवल मैटर का होता है, लाइट का नहीं होता। लेकिन लाइट तो लगाती है। इसीलिए जो हम ये पढ़ते हैं इसको अलग अलग, ये एक ही पहलू है। लाइट वेव भी है, मैटर भी है, और पार्टिकल वेव भी है, मैटर भी है। हम भी वेव एग्जिबिट शो करते हैं, तो दिखता क्यों नहीं है हमारा वेव नेचर। इनकी एक लिमिट आ जाती है कि इस लिमिट पर ऐसा दिखाएगा, उस लिमिट पर ऐसा दिखाएगा। और इसी को बोलते हैं हम डेप्थ नॉलेज, जिसको हम बोलेंगे स्टडी, जो हम 12th में पढ़ेंगे पूरा। इसी बात ने, जो हम पढ़ेंगे ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, इसी ने एक नई फिजिक्स को जन्म दिया। उस फिजिक्स का नाम क्या है, क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम फिजिक्स। इसी बात ने एक नई थ्योरी को जन्म दिया, जो कि दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग थ्योरी मानी जाती है, बहुत ही फेमस, बहुत ही खास ये। अच्छा, फिर 12th आएगा आपका। 12th बहुत फेमस, एटम के बारे में। एटम हम जानते हैं क्या रखता है प्रॉपर्टी, सेंटर में न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इन सब के बारे में आएगा। एटम के बारे में डिटेल में जानेंगे। 13th चैप्टर थोड़ा सा डिफरेंट है, वो चैप्टर का नाम है न्यूक्लियाई। और ये चैप्टर दुनिया में तबाही ला सकता है। क्यों? क्योंकि इसी चैप्टर में क्या छुपा हुआ है, इसी चैप्टर में ये न्यूक्लियर एनर्जी छुपी हुई है, न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर एनर्जी कौन सी, एटम बॉम्ब से निकलने वाली एनर्जी, सन में बनने वाली एनर्जी, मतलब न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन। ये 2 चीज़ें हमें इसी में बहुत ज़्यादा पढ़ने को मिलेगी। लेकिन एक बात और, इस चैप्टर में एक कंसेप्ट और आएगा जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, और वो है कंसेप्ट बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी एंड मास डिफेक्ट, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये तभी हो सकता है पॉसिबल जब कोई टीचर
थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जानता हूँ, एंड यू नो कि मुझे तो अच्छे से आती है ये चीज़ें, तभी ये चीज़ें समझ में आएंगी। क्यों ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप ये सोचो, मेरे पास यहाँ 5 किलो का एक एप्पल है और यहाँ भी एक 5 kg का एप्पल है। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इन दोनों एप्पल को एक साथ तौलता हूँ, एक ही तराजू पे रख के तौलूंगा, तो कितना वेट आएगा? 10 kg ना। लेकिन पता है जब इसको पढ़ते हैं तो दिक्कत ये आता है कि एक प्रोटॉन रहेगा, जब दोनों साथ में जुड़ जाएंगे, मानो एक प्रोटॉन का मास लेट्स वी से कि m1 है, mp, दूसरे प्रोटॉन का मास भी वही होगा। दोनों को जोड़ेंगे अगर तो कितना होना चाहिए? इतना होना चाहिए ना, 1 और 1 2। लेकिन हम पढ़ेंगे कि ये मास इतना नहीं होता है, ये इतना होगा या 2 से कम होगा। जो मास हमें मिलेगा वो होगा लेस देन 2, वो 2 से कम मास होगा। ये सोचो, हमने 9th में पढ़ा है कि मास तो कंजर्व होता है, कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन लॉ, कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड। एंटोइन लेवेजर क्या कहा था उन्होंने कहा था नो अमाउंट ऑफ मैटर, मतलब क्या कि नेचर एक क्लोज सिस्टम है, कोई मास ना तो बनाया जा सकता है ना तो डेस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो ये मास कैसे कम हो गया? इसका मास कहाँ गायब हो गया? ये तो सीधा सीधा एंटोइन लेवेजर को चैलेंज है कि देखो ये तो मास कम हो गया, रियलिटी है ये। लेकिन इसको दूर करने के लिए आइंस्टाइन लेकर आते हैं अपने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो ये कहती है, जो क्या कहती है ये बात, कि जो भी मास गायब हुआ, ठीक, वो किस में कन्वर्ट हो गया? एनर्जी में। उस एनर्जी की कैलकुलेशन कितनी है? तो इस एनर्जी की कैलकुलेशन है मास जितना गायब हुआ टाइम्स c²। और c कितना होता है? हमने देखा था अभी कि c होता है 3 × 10⁸, उसका स्क्वायर कर देंगे तो ये देखो पावर, देखो 10 की। मतलब थोड़ा सा मास अगर हमारा वो कहीं गायब हो गया, वो इतनी अमाउंट में एनर्जी देगा जिसको हम संभाल नहीं पाएंगे। और यही जो एनर्जी निकल के आती है, यही एनर्जी होती है डेस्ट्रॉयबल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, तबाही जो मचाती है। तो 13th में आपको ये जानने को मिलेगा, बहुत ही खूबसूरत। फिर 14th चैप्टर में हमें मिलेगा सेमीकंडक्टर, बहुत खूबसूरत। मतलब क्या? मतलब ये कि जो छोटे छोटे डिवाइसेस काम करते हैं हमारे घड़ियों में, लैपटॉप में, है, जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं, उसमें डायोड, ट्रांजिस्टर, इसमें हमें अलग से एक, जब हम कॉलेज में पढ़ेंगे तो अलग से एक नया सब्जेक्ट मिल जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें छोटे छोटे डिवाइसेस एप्लीकेशन पे काम करते हैं, रिमोट कंट्रोल वाले, सेंसर वाले, जिसको सेंस कर सकेगा। हमारे बैंकों में ये हर जगह यूज़ होता है, इवन कैलकुलेटर में भी, सब जगह पर। 14 चैप्टर में 15 चैप्टर अगर सिलेबस में हुआ, उसमें हमें मिलेगा कम्युनिकेशन के बारे में, कि हम कम्युनिकेट कैसे करते हैं स्पेस में, सैटेलाइट से, या मार्स पे चले गए तो उसमें, और ये टीवी चैनल से कम्युनिकेशन कैसे बनता है हमारा, दिस ऑल थिंग्स। हाँ, लेकिन इसके साथ साथ हम कुछ ब्रेक लेंगे और उस ब्रेक में हम पढ़ेंगे डॉक्यूमेंट्रीज। डॉक्यूमेंट्रीज में क्या क्या होगा? यही जो आपको मैंने बताई सारी चीज़ें, उसमें कुछ बड़े बड़े फॉरेन के प्रोफेसर्स होंगे जो अपने पॉइंट ऑफ व्यू देंगे हमें कि ये चीज़ें ऐसे काम करती है, वो चीज़ें ऐसे काम करती है। तो उसमें और मज़ा आने वाला है हमें, और डिटेल में जानने के बाद फिर हम कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी करते रहेंगे चैप्टर के साथ साथ। ठीक है, तो ये सब रहेगा आपके पास।